तो YouTube के इस चैनल पे आपका सभी लोगों का स्वागत है। तो कल हम लोग पढ़े थे क्ले मिनरल के बारे में और उसके टाइप्स पढ़ रहे थे। तो क्ले मिनरल में हम लोग पढ़े थे कि बेसिकली 3 जो क्ले मिनरल हम लोग को पढ़ना है। फर्स्ट आपका कायोलिनाइट, सेकेंड आपका एलाइट एंड थर्ड माल्ट मुरलोनाइट। हैलोसाइड भी होता है, लेकिन हैलोसाइड जो आपका क्ले मिनरल होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है कायोलिनाइट की तरह, लेकिन उस कायोलाइट में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जो पार्टिकल्स होते हैं क्ले के वो कनेक्ट होते हैं, जबकि हैलोसाइड में जो होता है, हैलोसाइड में हाइड्रोजन बॉन्ड की जगह वाटर बॉन्ड यूज हुआ होता है पार्टिकल को कनेक्ट करने के लिए। तो कल हम लोग डीप में पढ़े थे, डिटेल में पढ़े थे कि कायोलिनाइट क्या होता है और उसमें किस तरह से सीट का अरेंजमेंट होता है, कैसे सीट कनेक्ट होते हैं और कौन सा बॉन्ड यूज होता है और हम लोग कहाँ यूज करते हैं और मोस्टली कहाँ पाया जाता है। तो कल हम लोग पढ़े थे कि कायोलिनाइट जो होता है चाइना क्ले जो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो चाइना क्ले यानी जितने भी चाइनीज अर्दन या कह सकते हैं सोयल के जितने भी पॉट्स बने होते हैं तो मोस्टली उसमें कायोलिनाइट यूज करते हैं। और कायोलिनाइट आपका समटाइम्स जो रेसिडुअल सोइल्स होते हैं उसके अंदर भी पाया जाता है। तो एक पॉइंट और याद रखेंगे, एक पॉइंट ये है कि आपका कायोलिनाइट जनरली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स और रेसिडुअल सोयल। तो वैसे तो हम लोग पढ़े हैं कि जो भी रेसिडुअल सोयल होता है उसमें ब्लैक कॉटन सोयल होती है, और ब्लैक कॉटन सोयल के अंदर अभी हम लोग पढ़ेंगे कि क्ले मिनरल जो सबसे ज़्यादा अवेलेबल होता है ब्लैक कॉटन सोयल में वो होता है आपका मांट मुरलोनाइट। तो चूंकि उसमें परसेंटेज ज़्यादा होता है लेकिन कुछ परसेंट तक उसके अंदर आप कह सकते हैं कि जो कायोलिनाइट क्ले मिनरल है वो भी पाया जाता है। तो कायोलिनाइट जो क्ले मिनरल है उसका बेस्ट एग्जाम्पल आप याद रखेंगे चाइना क्ले, और सेकेंड आप याद रखेंगे कि समटाइम्स जनरली इन सब प्रपोर्शंस आल्सो फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स और रेसिडुअल सोयल। तो सेकेंड हम लोग टाइप पढ़ते हैं मिनरल का, क्ले मिनरल का। तो सेकेंड क्ले मिनरल है आपका एलाइट, सॉरी मांट मुरलोनाइट। मांट मुरलोनाइट शॉर्ट में आप डबल एम से भी डिनोट कर सकते हैं याद करने के लिए, मांट मुरलोनाइट। तो मांट मुरलोनाइट को हम लोग 2:1 2:1 मिनरल भी बोलते हैं, 2:1 मिनरल। अब 2 का मतलब यहाँ पे यह है कि इसमें 2 सिलिका सीड यूज करते हैं, और 1 का मतलब यह है कि इसमें एक ऑक्ट्राहेड्रल यूनिट सीड यूज करते हैं। या मांट मुरलोनाइट में जो ऑक्ट्राहेड्रल यूनिट यूज करेंगे वो होता है आपका गिब्साइट। मांट मुरलोनाइट में जो आपका ऑक्ट्राहेड्रल यूनिट या सीड यूज करेंगे वो होता है आपका गिब्साइट, इतना याद रखेंगे। तो 2 का मतलब होता है 2 सिलिका सीड और 1 का मतलब होता है ऑक्ट्राहेड्रल यूनिट, या ऑक्टाहेड्रल यूनिट की जगह हम लोग यहाँ यूज करेंगे आपका गिब्साइट। मांट मुरलोनाइट इज आल्सो नोन एज स्मेक्टाइट। तो इसका दूसरा नाम भी याद रखेंगे, इसको स्मेक्टाइट भी बोलते हैं। हम मांट मुरलोनाइट की अगर बात की जाए तो मांट मुरलोनाइट जो होता है क्ले मिनरल, क्ले का सबसे कॉमन मिनरल होता है, सबसे ज्यादा मोस्ट मिनरल होता है, यानी इसके अंदर क्ले की मैक्सिमम प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो इसमें याद रखेंगे कि it is the most common clay mineral, it is the most common clay mineral whose structure form by
by when octahedral unit is sandwiched with two silica sheet। तो यह कैसे बना होता है? मांट मोनोनाइट का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो ऑक्ट्राहेड्रल यूनिट होती है, जो ऑक्ट्राहेड्रल यूनिट होगी, ऑक्ट्राहेड्रल यूनिट जो हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे गिप्साइड यूज करेंगे, याद रखेंगे एल्युमिनियम सेंटर पर रहेगा। तो ये आपका गिप्साइड शीट है। अब जो ऑक्ट्राहेड्रल यूनिट होती है जिसको हम लोग गिप्साइड बोल रहे हैं, वह दो सिलिका शीट से क्या होती है? सैंडविच्ड होती है, यानी बीच में यह होता है आपका गिप्साइड और बाउंड्री पे या एज पे होता है आपका सिलिका शीट। तो दोनों के बीच में जैसे सैंडविच होता है, दोनों के बीच में ऑक्ट्राहेड्रल यूनिट क्या होती है? यह जुड़ी होती है। रिजल्टिंग स्ट्रक्चर हैविंग थिकनेस 10 एंगस्ट्रॉम। तो जो भी ये सैंडविच बन करके जो भी स्ट्रक्चर बनता है उसकी टोटल थिकनेस हम लोग लेते हैं वह 10 एंगस्ट्रॉम होता है। तो आप 10 एंगस्ट्रॉम याद रखेंगे, जो टोटल थिकनेस इसकी आती है वो 10 एंगस्ट्रॉम होती है। वैसे 9.6 एंगस्ट्रॉम होता है एक्चुअल में, लेकिन राउंड अप करके हम लोग 10 एंगस्ट्रॉम याद रखेंगे। 1 एंगस्ट्रॉम हम लोग कल पढ़े थे कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। तो मांट मोनोनाइट का फर्स्ट जो आप स्ट्रक्चर याद रखेंगे, ये आपका स्ट्रक्चर है। इसमें ऑक्टाहेड्रल यूनिट क्या होता है? दो सिलिका शीट से सैंडविच होता है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी क्या होता है कि जो सिलिका शीट है, सिलिका शीट से जो सिलिका सेंटर पे होता है, यानी अगर हम लोग बात करें टेट्राहेड्रल यूनिट की, तो टेट्राहेड्रल यूनिट में हम लोग यूज करते हैं सेंटर पे सिलिका। तो कुछ केस में मांट मोनोनाइट के कुछ केस में क्या होता है, जो सिलिका होता है आपका टेट्राहेड्रल यूनिट में, वह उसका कुछ परसेंटेज या पूरा क्या होता है? रिप्लेस हो जाता है। किससे? एल्युमिनियम से। जो ऑक्टाहेड्रल यूनिट में एल्युमिनियम हम लोग सेंटर पे यूज करते हैं, उससे क्या करते हैं? सिलिका को रिप्लेस कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो टेट्राहेड्रल यूनिट में सिलिका होती है वह रिप्लेस हो जाता है किसके द्वारा? एल्युमिनियम के द्वारा। तो जब एल्युमिनियम से हम लोग रिप्लेस करेंगे, हम लोग पढ़े थे कि सिलिका शीट में पढ़े थे हम लोग, सिलिका जो शीट होता है, सिलिका शीट, उस पर जो नेट चार्ज होता है, नेट चार्ज वो होता है आपका -1। अब अगर इसको हम लोग एल्युमिनियम से रिप्लेस करेंगे, +3 चार्ज होता है, और इस पे कितना था चार्ज? +4 का चार्ज था। जब सिलिका को एल्युमिनियम से रिप्लेस करेंगे तो जो चार्ज ओवरऑल आएगा रिप्लेस करने के बाद, वो चार्ज क्या हो जाएगा? निगेटिव चार्ज हो जाएगा और बढ़ भी जाएगा, क्योंकि यहाँ पे +4 था तो -1 आया था, +3 है तो एक और चार्ज बढ़ जाएगा। तो अगर मतलब कभी कभी क्या होता है, मांट मोनोनाइट में जो टेट्राहेड्रल यूनिट होती है जिसके अंदर सिलिका होता है, वह एल्युमिनियम से रिप्लेस हो जाता है, जब एल्युमिनियम से रिप्लेस होगा तो ओवरऑल जो चार्ज आएगा वो निगेटिव आ जाता है। ओवरऑल जो चार्ज आता है वो क्या हो जाता है? निगेटिव आ जाता है। और इस निगेटिव आयन को या चार्ज को हम लोग क्या करते हैं? बैलेंस करना होता है, या कहीं से आपस में बैलेंस करता है। अगर यह सॉइल है और सॉइल में आपका क्ले है, तो जब भी ये चार्ज आएगा तो किसी न किसी मिनरल से क्या होगा? आपस में रिएक्ट करेगा, ज्वाइन होगा और चार्ज को न्यूट्रल करने का प्रयास करता है। तो ये जो निगेटिव चार्ज आता है ये बैलेंस होता है किसके द्वारा? किसी कटायन के द्वारा। यानी ये तभी बैलेंस होगा, इसके पास निगेटिव चार्ज है, बैलेंस होने के लिए क्या होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज यानी कटायन। तो किसी कटायन से क्या होता है? ये बैलेंस होगा। तो जो हम लोग कटायन मोस्टली जो क्ले मिनरल से रिएक्शन करेगा, आपस में जुड़ेगा इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए, तो वो कटायन हम लोग यूज करते हैं। वो कटायन जनरली पाया जाता है, वो होता है आपका कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन या पोटेशियम आयन। तो ये कटायन क्या होते हैं? क्ले के अंदर होते हैं और यही जाके ज्वाइन होते हैं, जिससे क्या होता है? जो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है वो बैलेंस हो जाता है। तो इसमें याद रखेंगे, इन दिस केस सिलिका in tetrahedral unit
in tetrahedral unit, in some case replaced by aluminum atom, which result the development of net negative charge, that of balanced by any cations, तो कटायन में क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, पोटेशियम आयन एटसेट्रा, बैलेंस बाय एनी कटायन प्रेजेंट इन द मिनरल, तो ये कटायन पहले से उस मिनरल के अंदर यानी क्ले मिनरल के अंदर पहले से यह कटायन होते हैं, तो जैसे ये निगेटिव होगा इससे ये क्या होगा, बैलेंस हो जाता है। अब क्या होता है, जैसे यह आपका एक सीट बनेगा सैंडविच होकर के, यही सीट जब बनेगा तो यही सीट बार बार बनने लगता है क्ले मिनरल के अंदर, और क्ले मिनरल में मांटमोलोनाइट के अंदर, तो यही जो सीट बनेगा ये बार बार आपस में जुड़ने लगता है और जुड़ के क्या होता है, क्ले का निर्माण करेगा। तो लिखेंगे सेवरल सच टाइप स्ट्रक्चर हैविंग मांटमोलोनाइट, तो मांटमोलोनाइट की जगह आप ऐसे लिख सकते हैं MM मांटमोलोनाइट मिनरल joined by each other, मांटमोलोनाइट मिनरल joined by each other by water bond, तो वाटर बांड से ये जो सीट बनता है आपका, एक सीट वाटर बांड से आपस में जुड़ने लगता है। याद रखेंगे कि क्ले मिनरल जो मांटमोलोनाइट होता है उसमें जो मिनरल्स होते हैं वो आपस में, या सीट्स जो होते हैं टेट्राहेड्रल सीट और ऑक्टाहेड्रल सीट, वो आपस में वाटर बांड से जुड़े होते हैं। एक पॉइंट और याद रखेंगे कि इसमें जो ऑक्टाहेड्रल जो सीट हम लोग यूज करेंगे, ऑक्टाहेड्रल सीट वो हमेशा गिब्साइड यूज करेंगे। ऑक्टाहेड्रल जो सीट होगा हमेशा गिब्साइड होगा, जो ऑक्टाहेड्रल सीट होगा हमेशा गिब्साइड होगा इसमें मांटमोलोनाइट में। resulting in which soil having मांटमोलोनाइट mineral, have high swelling and shrinkage characteristics, तो जो मांटमोलोनाइट है क्ले का मिनरल, वो पहली बात तो जो सीड्स होती हैं वो वाटर बांड से जुड़ी होती हैं,
दूसरा क्या याद रखेंगे, इसको 2:1 मिनरल बोलते हैं, इसको इसमें टाइट भी बोलते हैं, और जो ऑक्टाहेड्रल यूनिट हम लोग यूज करेंगे वो हमेशा गिब्साइट होगा। क्योंकि वाटर बॉन्ड से कनेक्ट होता है तो यह क्या होता है, डिफॉर्मेबल होता है। क्योंकि वाटर बॉन्ड है तो सबसे वीक एक कह सकते हैं, तो वीक होता है तो यह डिफॉर्मेबल होता है। इसलिए इस तरह के क्ले मिनरल के अंदर स्वेलिंग और श्रिंक होने की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा पाई जाती है। और एक पॉइंट और रखेंगे, जैसे मान लीजिए आपस में शीट कनेक्ट हो रहा है तो ओवरऑल थिकनेस क्या हो सकती है, जो लेयर की या क्ले मिनरल की बढ़ सकती है। तो एक लाइन और याद रखेंगे कि द थिकनेस ऑफ द लेयर ऑफ मिनरल may be extended up to 3 नैनोमीटर। तो टोटल थिकनेस कहां तक बढ़ सकता है, 3 नैनोमीटर तक बढ़ सकता है। तो स्ट्रक्चर याद रखेंगे, एग्जाम्पल में क्या रखेंगे, ब्लैक कॉटन सॉइल हैव लार्ज क्वांटिटी ऑफ मांटमोलोनाइट। तो एग्जाम्पल याद रखेंगे मांटमोलोनाइट का सबसे बेसिक एग्जाम्पल ब्लैक कॉटन सॉइल। थर्ड क्ले मिनरल हम लोग पढ़ते हैं एलाइट। थर्ड क्ले मिनरल एलाइट। तो थर्ड क्ले मिनरल जो एलाइट होता है इसको भी हम लोग बोलते हैं 2:1 मिनरल। इसको भी हम लोग बोलते हैं 2:1 मिनरल। तो 2:1 का मतलब मैं बताया था कि 2 मतलब स्टार्टिंग वाला जो डिजिट हम लोग यूज कर रहे हैं वो सिलिका शीट को रिप्रेजेंट करता है, और लास्ट वाला जो डिजिट है वो रिप्रेजेंट करता है ऑक्टाहेड्रल यूनिट को। तो 2 मीन्स इसमें 2 सिलिका शीट होता है और एक ऑक्टाहेड्रल शीट होती है। तो ये तो बिल्कुल सिमिलर लग रहा है कि मांटमोलोनाइट की तरह। मांटमोलोनाइट में भी 2 सिलिका शीट था और एक ऑक्टाहेड्रल शीट था और उसमें सैंडविच था। तो इसमें भी सिमिलर केस है, लेकिन यहाँ बॉन्ड का डिफरेंट है। तो इसमें पहला पॉइंट याद रखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एलाइट सेम एज ऑफ मांटमोलोनाइट different from the only difference from मांटमोलोनाइट is replacement of silica, तो रिप्लेसमेंट ऑफ सिलिका ब्रैकेट में लिखेंगे मोर देन 20%। देखिए समझिए, मांटमोलोनाइट में क्या होता है कि उसमें भी 2 सिलिका शीट होती है और एक ऑक्टाहेड्रल यूनिट शीट होता है, गिब्साइट जिसको बोलते हैं। यहाँ पे बिल्कुल सेम है, तो स्ट्रक्चर जो दिखेगा बिल्कुल मांटमोलोनाइट की तरह दिखेगा। लेकिन डिफरेंट क्या होता है, इसमें 2 ही डिफरेंट पढ़ना है हम लोग को। तो इसमें डिफरेंट जो होगा, एक तो बॉन्ड जो यहाँ पे होता है, मांटमोलोनाइट में वाटर बॉन्ड था, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड होता है। दूसरा जो डिफरेंट है, यहाँ भी सिलिका रिप्लेस होता है, यहाँ भी सिलिका रिप्लेस होता है, लेकिन इसमें सिलिका कुछ प्रोपोर्शन तक रिप्लेस होता है, कभी कभार होता है, और इसमें सिलिका बहुत ज्यादा रिप्लेसमेंट किया जाता है। इसीलिए आयनिक बॉन्ड से आपस में जुड़ जाता है। जो इतना सिलिका रिप्लेस होता है कि ओवरऑल जो शीट होती है, स्ट्रक्चर होता है मिनरल का, वह निगेटिव चार्ज हो जाता है। हम लोग पीछे पढ़े थे यहाँ पे कि जब भी सिलिका रिप्लेस होगा तो निगेटिव चार्ज आने लगेगा। तो जब निगेटिव चार्ज आने लगेगा तो इसमें चूंकि सिलिका को बहुत ज्यादा रिप्लेस किया जाता है, जब सिलिका रिप्लेस किया जाएगा तो ओवरऑल चार्ज बढ़ जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए किसी कटायन को ऐड करना पड़ेगा। जब कटायन बहुत ज्यादा ऐड होता है तो क्या होता है, वही कटायन एक ब्रिज की तरह आपस में कनेक्ट करने लगता है शीट को। इसीलिए जो एलाइट स्ट्रक्चर होता है उसमें जो बॉन्ड होती है वो आयनिक बॉन्ड होता है। तो यही 2 डिफरेंट है दोनों में। तो वही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ओनली डिफरेंस फ्रॉम मांटमोलोनाइट इज रिप्लेसमेंट ऑफ सिलिका मोर देन 20%। तो इसमें सिलिका का जो रिप्लेसमेंट होता है 20% से ज्यादा किया जाता है, जबकि मांटमोलोनाइट में कुछ प्रोपोर्शन तक होता है, कभी कभार होता है। इन सब केसेस हम लोग पढ़े थे, वहां क्या पढ़े थे, इन सम केसेस।
लेकिन यहाँ हमेशा क्या है 20% से ज़्यादा सिलिका का रिप्लेसमेंट होगा। when silica from tetrahedral unit replaced by aluminum of octahedral unit replaced by aluminum of octahedral unit, therefore resulting in development of net negative charge। तो जैसे ही हम लोग सिलिका को रिप्लेस करेंगे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आने लगेगा, विच इज बैलेंस्ड बाय cation present in the mineral, balanced by cation present in the mineral, तो यहाँ भी याद रखेंगे थिकनेस कितना रहेगा, एक सीट का जो थिकनेस रहेगा 10 एंगस्ट्राम ही रहेगा। ठीक है, तो जब भी थिकनेस याद रखेंगे 10 एंगस्ट्राम रखेंगे याद। अब क्या होता है, जैसे ये एक सीट बना है सैंडविच होकर के, तो मैं बताया था कि एलाइड भी 2:1 होता है, तो एक ऑक्टाहेड्रल यूनिट 2 सिलिका सीट, एक ऑक्टाहेड्रल यूनिट और 2 सिलिका सीट होता है। ठीक है, तो एक सीट की थिकनेस कितना रहेगी, 10 एंगस्ट्राम ही रहेगी। सब कुछ मोल्टमोलोनाइट की तरफ सेम है, दो ही चीज डिफरेंट होगा, एक तो रिप्लेसमेंट ऑफ सिलिका, दूसरा बॉन्ड। ठीक है, दो ही डिफरेंट मिलेगा आपको, एक तो आपका रिप्लेसमेंट ऑफ सिलिका, दूसरा आपका कौन सा बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे जो ये बॉन्ड होगा, यहाँ पे जो कटायन बैलेंस हम लोग कर रहे थे, यहाँ लिखे थे अभी कि नेगेटिव चार्ज बैलेंस बाय कटायन, तो जो कटायन बैलेंस करता है इस केस में एलाइट में, वो पोटेशियम आयन होता है। वो क्या होता है, कौन सा आयन, पोटेशियम आयन। तो यहाँ पे पोटेशियम आयन क्या करता है, जो नेगेटिव चार्ज जनरेट होती है उसको कौन बैलेंस करता है, कटायन बैलेंस करता है। और कटायन में कौन सा कटायन, पोटेशियम कटायन। तो चूंकि ये आयन है, इसलिए जो बॉन्ड बन जाता है वो आयनिक बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड। तो एलाइट में कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड। तो several such type structure having alite joined by each other, अब यही जो सीट बन रहा है एलाइट में, यही आपस में क्या होता है, जुड़ने लगता है। यही जो एक सीट बन रहा है आपका सैंडविच होके, यही आपस में जुड़ने लगता है किस बॉन्ड से, आयनिक बॉन्ड। तो several such type structure having alite joined by each other with ionic bond, with ionic bond, therefore soil having alite mineral have intermediate swelling and shrinkage characteristics। चूंकि ये आयनिक बॉन्ड से जुड़ा होता है, इसलिए एलाइट के अंदर क्या होगा, इंटरमीडिएट स्वेलिंग होगी और श्रिंकेज होगा। क्यों ऐसा हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर बॉन्ड की बात की जाए तो H बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होता है, H बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होता है। उसके बाद कौन सा बॉन्ड आएगा, उसके बाद आयनिक बॉन्ड आता है, उसके बाद वंडरवाल्स फोर्स या वाटर बॉन्ड आएगा। अगर कंपेयर करें इसे, रिलेट करें इस चीज से, तो हाइड्रोजन बॉन्ड किसके अंदर होता है, कायोलिनाइट में। यानी कायोलिनाइट के जो मिनरल्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, और बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। तो अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो एक्सटर्नल फोर्स आप लगाएंगे तो डिफॉर्मेशन कम होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग कायोलिनाइट में पढ़े थे
कि जो क्ले मिनरल होता है उसमें लेस स्वेलिंग और लेस श्रिंकेज होता है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े आयनिक बांड। तो आयनिक बांड चूंकि किसमें होता है, एलाइड के अंदर। एलाइड के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो आयनिक बांड से जुड़े होते हैं और यह दोनों के बीच में है, यह दोनों के बीच में है। यानी हाइड्रोजन बांड से क्या होता है, कम होता है स्ट्रॉन्ग, लेकिन वाटर बांड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए हम लोग वर्ड यूज किए हैं इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट स्वेलिंग एंड श्रिंकेज। यानी इस तरह के जो एलाइड अगर कोई क्ले मिनरल है उसमें जो स्वेलिंग या श्रिंकेज होगा वह मांटमोलोनाइट के कंपेयर में क्या होगा, मांटमोलोनाइट के कंपेयर में कम होगा, लेकिन कायोलिनाइट के कंपेयर में ज्यादा होगा। तो इतना याद रखेंगे। तो यह बॉन्ड है, इसलिए ऐसा इस हम लोग वर्ड यूज करते हैं इंटरमीडिएट बॉन्ड। तो एलाइट में जो आपका स्वेलिंग या श्रिंकेज प्रॉपर्टी होती है वह वाटर या मांटमोलोनाइट के कंपेयर में ज्यादा कम होता है, लेकिन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन बॉन्ड या कह सकते हैं कायोलिनाइट के कंपेयर में ज्यादा होता है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी हम लोग पढ़े थे, एक लाइन लिखे थे क्या, इंटरमीडिएट स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी which is less than which is less than मांटमोलोनाइट which is less than मांटमोलोनाइट which connect by which joined by water bond and greater than kaolinite mineral which is joined by हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पहले जब सैंडविच होगा तो टोटल थिकनेस थी 10 एंगस्ट्रॉम। अब चूंकि आपस में सीटें ऐड होती रहती हैं, किस बॉन्ड के थ्रू, आयनिक बॉन्ड के थ्रू, तो टोटल थिकनेस क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। तो लेफ्ट लाइन लिखेंगे, द थिकनेस ऑफ दिस मिनरल लेयर may be extended up to 30 नैनोमीटर। तो 30 नैनोमीटर तक इसमें थिकनेस बढ़ सकता है। एग्जाम्पल अगर की बात की जाए एलाइट का, तो जितने भी स्टिप क्ले हैं, तो स्टिप क्ले में एलाइट क्वांटिटी पाए जाने की पॉसिबिलिटी होती है। तो इट मे बी फाउंडेड इन स्टिप क्ले। तो यह 3 क्ले मिनरल आपको पढ़ना है और यह कंपटीशन में भी आता है और आपका कोई भी एग्जाम है उसमें आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। और अगर कभी भूल रहे हैं तो शॉर्ट में आप ऐसे याद रख सकते हैं, क्ले के जो मिनरल्स होते हैं उसको हम लोग किम से याद रखते हैं। तो के मीन्स होता है कायोलिनाइट और आई मीन्स होता है एलाइट और डबल एम का मतलब होता है मांटमोलोनाइट। तो क्ले के मिनरल याद रखने के लिए किम याद रखें, तो उससे आप इजीली याद रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैकेनिकल एनालिसिस। तो हम लोग कंक्रीट पढ़े होंगे और बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं और कहीं ना कहीं हम लोग पढ़े होंगे सीव एनालिसिस। तो जो सीव एनालिसिस जो टर्म्स आता है वो मैकेनिकल एनालिसिस के अंदर ही आता है। जो सी एनालिसिस जो टर्म है जो हम लोग पढ़ते हैं तो वो मैकेनिकल एनालिसिस के अंदर आएगा। तो इसके बाद जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है आपका मैकेनिकल एनालिसिस। तो मैकेनिकल एनालिसिस हम लोग क्यों पढ़ने जा रहे हैं, मैकेनिकल एनालिसिस में होता क्या है। मैकेनिकल एनालिसिस में अब तक हम लोग क्ले मिनरल के बारे में पढ़ रहे थे, बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो पढ़े। मैकेनिकल एनालिसिस में क्या होता है कि अगर कोई सॉइल सैंपल हम लोग फील्ड से उठा के ला रहे हैं तो उस सॉइल सैंपल में डिफरेंट साइज के डिफरेंट सॉइल आपस में क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, मिले होते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, अगर उस डिफरेंट साइज को अलग करना है, सपोज करिए एक सॉइल सैंपल लाएं आप, उसमें सैंड भी है, सिल्ट भी है और क्ले भी है।
तो अगर आप सोच रहे हैं कि तीनों सॉइल सैंपल को जो साइज हैं उनको अलग अलग किया जाए, तो अलग करने का मेथड या एनालिसिस जिसके अंदर हम लोग करते हैं वो मैकेनिकल एनालिसिस के अंदर आता है। तो मैकेनिकल एनालिसिस का मतलब यह होता है कि किसी सॉइल सैंपल में जो डिफरेंट डिफरेंट साइज के, फ्रैक्शन साइज के जो सॉइल्स होते हैं उनको अलग करना। तो मैकेनिकल एनालिसिस में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं अलग करने के लिए, और अगर कोर्स ग्रेन सोयल है तो कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहिए, और अगर फाइन ग्रेन सोयल है तो कौन सा मेथड अप्लाई करके हम लोग सोयल के साइज को अलग करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट सोयल सैंपल के लिए या डिफरेंट डिफरेंट साइज के लिए हम लोग अलग अलग मेथड यूज करते हैं। तो वही डीप में पढ़ेंगे यहाँ पे। तो हम लोग हेडिंग देखते हैं मैकेनिकल एनालिसिस। मैकेनिकल एनालिसिस। तो मैकेनिकल एनालिसिस इसी को हम लोग बोलते हैं पार्टिकल साइज एनालिसिस। इट इज आल्सो नोन एज पार्टिकल साइज एनालिसिस। इसको हम लोग बोलते हैं पार्टिकल साइज एनालिसिस। मैकेनिकल एनालिसिस को हम लोग बोलते हैं पार्टिकल साइज एनालिसिस। अब ये होता क्या है? तो मैकेनिकल एनालिसिस इज ए मेथड ऑफ, तो लिखेंगे मैकेनिकल एनालिसिस इज ए मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉइल, इज ए मेथड ऑफ separation of soil into different fraction size, into different fraction size। अगर कोई soil sample है और उस soil sample में different different size के पार्टिकल मिक्स हैं, तो उस अलग अलग साइज के पार्टिकल को अलग करने के जो मेथड होते हैं उसी को हम बोलते हैं मैकेनिकल एनालिसिस। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज is a method of separation of soil, separation of soil into different fraction size, different fraction size on the basis of particle size। यानी उस सोयल सैंपल में जो भी पार्टिकल्स हैं अलग अलग साइज के, उनको अलग करने के जो मेथड होते हैं उसी को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन, सॉरी मैकेनिकल एनालिसिस। It's so graphically on particle size distribution curve। तो जब भी हम लोग इसको अलग करते हैं पार्टिकल को, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल को, तो इसको किसी डायग्राम से या किसी कर्व से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और वो कर्व जो होता है जिस कर्व से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे उस कर्व को बोलते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो इट्स सो ग्राफिकली ऑन द कर्व विच इज नोन एज पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो जो हम लोग यूज करेंगे जो कर्व वो होता है आपका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो मैकेनिकल एनालिसिस, पूरे मैकेनिकल एनालिसिस को दो कैटेगरी में, दो स्टेज में हम लोग करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मैकेनिकल एनालिसिस, मैकेनिकल एनालिसिस, मैकेनिकल एनालिसिस डन इन टू स्टेज, डन इन टू स्टेज, दो स्टेज में करते हैं। अब वो देखते हैं कि दो स्टेज क्या होता है। तो मैकेनिकल एनालिसिस या पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस या पार्टिकल साइज एनालिसिस, तो इसको दो स्टेज में करेंगे। तो फर्स्ट जो स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज, उसको हम लोग बोलते हैं सी एनालिसिस, सी एनालिसिस। और दूसरा जो होता है आपका उसे बोलते हैं हम लोग सेडिमेंटेशन एनालिसिस।
अब सी एनालिसिस किसे बोलेंगे, कब बोलेंगे सी एनालिसिस करना है, तो ये हम लोग अप्लाई करते हैं सी एनालिसिस मैकेनिकल एनालिसिस या पार्टिकल साइज एनालिसिस के अंदर, जब सोयल क्या हो, कोर्स ग्रेन सोयल हो, कोर्स ग्रेन सोयल, कोर्स ग्रेन सोयल, सोयल ऑफ साइज, तो कोर्स ग्रेन सोयल में जब साइज क्या हो, ग्रेटर देन, साइज क्या हो, ग्रेटर देन 0.075 mm या समटाइम्स यू सी 75 माइक्रोन, तो दोनों वर्ड सेम है, माइक्रोन को आप mm में कन्वर्ट करेंगे तो यही आएगा। तो सी एनालिसिस कहाँ अप्लाई करेंगे, कोर्स ग्रेन सोयल के लिए, जब पार्टिकल की साइज क्या हो, ग्रेटर देन 0.075 mm से ज्यादा है, तब जो हम लोग सेपरेशन का काम करेंगे, पार्टिकल को अलग करने का काम करेंगे, वो सी एनालिसिस के द्वारा करते हैं। सेडिमेंटेशन एनालिसिस कब अप्लाई करेंगे, कब अप्लाई करेंगे, कैसे पता चलेगा कि सेडिमेंटेशन एनालिसिस करना है, अगर आपके पास सोयल सैंपल है और आपको यह आइडिया है कि साइज पार्टिकल का ये है, तो कैसे आपको आइडिया लगाएंगे सेडिमेंटेशन एनालिसिस कब करना चाहिए। तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं फाइन ग्रेन सोयल के लिए, फाइन ग्रेन सोयल, फाइन ग्रेन सोयल ऑफ साइज, तो इसमें जो साइज होना चाहिए लेस देन, साइज लेस देन 0.075 mm, तो ये दोनों का बेसिक डेफिनेशन समझ सकते हैं, ये बेसिक डेफिनेशन है कब हम लोग मैकेनिकल सी एनालिसिस करेंगे, कब सेडिमेंटेशन एनालिसिस करेंगे, या सेडिमेंटेशन एनालिसिस क्या होता है, मैकेनिकल सॉरी अब सी एनालिसिस क्या होता है। सी एनालिसिस को दो कैटेगरी में करते हैं, सी एनालिसिस को दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया गया है, दो स्टेज में भी कर सकते हैं, यानी यह भी डिवाइड किया गया है पार्टिकल साइज के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, पार्टिकल साइज के बेसिस पे, तो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है कि सी एनालिसिस में अगर पार्टिकल की साइज यहां से यहां तक है तो उसको क्या बोलेंगे, और यहां से यहां तक है तो उसे क्या बोलेंगे, तो दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट है कोर्स सीविंग, फर्स्ट को नाम दिया गया कोर्स सीविंग, कोर्स सीविंग, और सेकंड को नाम दिया गया फाइन सीविंग, फाइन सीविंग। तो कोर्स सीविंग को हम लोग बोलते हैं ग्रेवल सीविंग, ग्रेवल सीविंग भी बोलते हैं, और फाइन सीविंग को हम लोग बोलते हैं सैंड सीविंग। अब कोर्स सीविंग कैसे पता चलेगा या ग्रेवल सीविंग कैसे पता चलेगा कि यहां पे करना है, यहां अप्लाई करना है, तो अगर पार्टिकल की साइज, अगर साइज आपका 4.75 mm से 80 mm के बीच में है पार्टिकल की साइज, तो वहां जो हम लोग कोर्स सी एनालिसिस अप्लाई करेंगे उसको बोलेंगे कोर्स सीविंग या ग्रेवल सीविंग। फाइन सीविंग का अप्लाई करेंगे when the size of particle, when the size of particle present in the soil sample lie between 0.0752 mm to 4.75 mm, तो अगर उस सॉइल सैंपल में पार्टिकल की साइज इस रेंज में है तो आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे कौन सी सीविंग अप्लाई करेंगे। जैसे ही 0.075 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि सी एनालिसिस करना है, और सी एनालिसिस में कौन सा एनालिसिस, फाइन सीविंग करना है या सैंड सीविंग करना है। फाइन सीविंग या सैंड सीविंग को फिर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, फिर इसको दो कैटेगरी में फर्दर डिवाइड किया गया, दो स्टेज में करने लगे हम लोग, एक होता है ड्राई सीविंग, दूसरा होता है वेट सीविंग।
तो फाइन स्विंग या सैंड स्विंग फर्दर दो स्टेज में हम लोग कैटेगराइज किए हैं। फर्स्ट होता है आपका ड्राई स्विंग और सेकेंड होता है आपका वेट स्विंग। तो ड्राई स्विंग अप्लाई करते हैं किसके लिए? फॉर सिल्ट या सिल्टी सॉइल के लिए अप्लाई करते हैं, और वेट स्विंग अप्लाई करते हैं फॉर क्ले। इसका मतलब क्या है? वेट स्विंग का मतलब क्या है? वेट यानी आपका उसके अंदर वाटर होगा। जब भी सोयल के अंदर आप सी एनालिसिस करने जाएंगे, जब भी सोयल सैंपल के अंदर आप सी एनालिसिस अप्लाई करने जाएंगे तो वाटर मिक्स करेंगे, इसलिए वेट स्विंग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि क्ले की जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही माइन्यूट साइज के होते हैं, और अगर आप सी एनालिसिस अप्लाई करेंगे तो पार्टिकल क्या होगा? हवा के साथ उड़ सकता है वहाँ। इसलिए क्या करते हैं? वाटर के साथ मिक्स करके इसको एनालिसिस करते हैं, इसलिए वेट स्विंग के अंदर आता है। ये अप्लाई किसके लिए करेंगे? क्ले के लिए। और इसमें देखते हैं जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस है, इसको दो मेथड से करते हैं, और इसमें बहुत सिंपल है, याद रखना। सेडिमेंटेशन एनालिसिस तभी करेंगे, एक कंडीशन आप यहाँ रखेंगे, अगर पार्टिकल की साइज इस रेंज में आ रहा है तभी अप्लाई करेंगे, अदरवाइज वो आपका सी एनालिसिस में चल जाएगा। अगर सोयल सैंपल में पार्टिकल की साइज आप देखें और अगर पार्टिकल की साइज क्या है 75 माइक्रोन से कम आ रहा है, इसका मतलब वहाँ पे जो एनालिसिस या मैकेनिकल एनालिसिस अप्लाई करना वो आपका होगा सेडिमेंटेशन एनालिसिस। अब सेडिमेंटेशन एनालिसिस दो मेथड से करते हैं। फर्स्ट मेथड होता है पीपेट मेथड। फर्स्ट मेथड जो होगा पीपेट मेथड, और सेकंड जो मेथड होता है हाइड्रोमीटर मेथड। हाइड्रोमीटर मेथड। तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस दो मेथड से करेंगे, फर्स्ट पीपेट मेथड एंड सेकंड हाइड्रोमीटर मेथड। एक लाइन याद रखेंगे इन सब ओवरऑल जो फ्लो चार्ट है, इसके अलावा ये तो हम लोग पढ़ लिए कि अगर कोई सॉइल सैंपल है उसमें आपको पार्टिकल साइज पता है तो आप बता सकते हैं कि कहाँ जाना है, यानी किस मेथड से या किस एनालिसिस के थ्रू हम लोग पार्टिकल को अलग कर सकते हैं साइज के बेसिस पे। ये तब है जब पार्टिकल की साइज आपको पता है। अगर कोई मिक्स सॉइल है तो क्या करेंगे? इफ द सॉइल कंसिस्ट ऑफ all size of particle then both the method परफॉर्म। तो अगर कोई सॉइल क्या है आपका मिक्स है, उसके अंदर दोनों टाइप के सॉइल्स हैं, तो वहां पे क्या होगा? दोनों मेथड जो होगा आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। अब फर्स्ट हेडिंग आप देंगे सी एनालिसिस। फर्स्ट मेथड सी एनालिसिस। तो फर्स्ट जो एनालिसिस है आपका मैकेनिकल एनालिसिस है, सी एनालिसिस। तो सी एनालिसिस देखते हैं क्या बेसिक चीजें हैं। तो सी एनालिसिस फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दिस मेथड कैन बी अप्लाई फॉर when the soil of particle size greater than 25 माइक्रोन। तो पहली बात तो यही याद रखेंगे कि मैकेनिकल सी एनालिसिस कब करेंगे? जब आपका पार्टिकल साइज क्या होगा? ग्रेटर देन 25 माइक्रोन होगा, ग्रेटर देन 25 माइक्रोन होगा।
ठीक है। तो इसमें सी एनालिसिस पता चल गया क्यों अप्लाई करेंगे और कब अप्लाई करेंगे। दूसरा जो सी हम लोग देखते हैं, तो सी में अगर वैसे हम लोग जनरली देखें तो हमें लगता है कि जो ओपनिंग्स है, जो होल्स बने हैं वह सर्कुलर शेप में है, जो होल्स बने हैं वह सर्कुलर शेप में है। लेकिन एक्चुअल में जो हम लोग सी की डिजाइनिंग करते हैं तो इंडियन स्टैंडर्ड के बेसिस पे जो होल्स बने होते हैं उसकी जो साइज होती है वो स्क्वायर होती है। तो सी डेजिनेटेड लिखिए, सी डेजिनेटेड ऑफ साइज स्क्वायर ओपनिंग by IS 460 by IS इंडियन स्टैंडर्ड 460 1962। तो जो होल्स बने होते हैं जो हमें लगता है कि सर्कुलर है, तो उसकी जब भी डिजाइनिंग होती है या डेजिनेट करते हैं जब भी, तो इसको हम लोग स्क्वायर ओपनिंग लेके चलते हैं इन mm और माइक्रोन। तो जो साइज होता है सी की, या तो साइज को हम लोग डिनोट करते हैं mm में या तो माइक्रोन में डिनोट करेंगे। तो इन सी एनालिसिस सी ऑफ डिफरेंट साइज arrange in C analysis, C of different size are arranged in descending order and put the soil in top sieve। तो इसमें क्या करते हैं, जो सी एनालिसिस में डिफरेंट साइज के जो सी होते हैं उसको साइज के घटते हुए क्रम में हम लोग रखते हैं और जो सोयल सैंपल होता है कहाँ रखेंगे, सबसे ऊपर वाले सीव के ऊपर रखते हैं हम लोग। and testing can be done for 10 minutes by manually or sieve सेकर। तो 10 मिनट तक हम लोग क्या करते हैं, ये सी एनालिसिस जब भी हम अप्लाई करेंगे 10 मिनट के लिए अप्लाई करेंगे। किससे, या तो मैन्युअली आप उसको सेक करिए या तो सिव सेकर यूज करते हैं या तो इलेक्ट्रिक सिव सेकर यूज करेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, जितने भी सीव हम लोग लगाए हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, सब में जो सॉइल आपका आएगा रुका हुआ जो सॉइल होगा, जो फ्रैक्शन रुका होता है, उसको हम लोग वेट करके रिटर्न वेट निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग डीप में पढ़ेंगे कि सी एनालिसिस मोस्टली एग्जाम्पल के थ्रू कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, कैसे क्या निकालते हैं और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।